दुनिया कैसे बनी? बम फूट के, बम फूट के, बम फूट के, बम फूट के। मैंने पहले जो बताया था ना, वो गलत था। काला कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर, छुपाओ छुपाओ। क्या अमोघ लीला दास मिस इन्फॉर्मेशन और सीडो साइंस फैला रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? इतनी मीठी मीठी बातें करने वाले, इतना हंसी मजाक करने वाले गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? और सीडो साइंस, ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है और इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है कि अमोघ लीला दास धर्म के नाम पर, इस्कॉन के नाम पर मिस इन्फॉर्मेशन और सीडो साइंस फैला रहे हैं। तो अमोघ लीला जी को हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते थे कि शायद उनको इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी और एक ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो सकती है कि वो ऐसे ही इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। और क्यों इसको एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट माना जाना चाहिए सीडो साइंस फैलाने के लिए, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो ऊपर से हंसी मजाक, एक बैंटर वाली सिचुएशन दिखती है, बट असलियत कुछ और है। अभी रिसेंटली मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो चंद्रमा, चंद्रलोक और चंद्रयान 3 की सक्सेस की बात कर रहे थे। वीडियो के शुरू में सब कुछ ठीक ठाक सा लगा मुझे, बट जैसे ही मैं वीडियो में आगे गया मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। आप खुद ही सुन लीजिए। भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। तो अगर हम शास्त्र पढ़ें तो शास्त्र में आता है वहाँ तो लोग हैं, चंद्रलोक है, वहाँ पर लोग भी रहते हैं, वहाँ पर चंद्र जो है ही इज द किंग, ही इज द रूलर। लेकिन वहाँ पर गए, वहाँ तो बियाबान बस्ती कोई है जी, यहाँ तो सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चांद पर पहुंचा है, लेकिन चांद पर पहुंचने के बावजूद भी अभी वो चांद की डायमेंशन में अभी आना अभी और बाकी है। अभी हम जहाँ कहीं भी स्पेस में जाते हैं, चाहे मून पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, वहां पर हम अर्थली डायमेंशन में ही जा पाते हैं, लेकिन हम उस प्लैनेट की जो डायमेंशन है उसमें एंटर नहीं कर पाते। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो सबसे पहले वीडियो में इन्होंने साइंटिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर लैंड किया, बहुत ही बेहतरीन है, वेरी गुड। उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कहा कि ये इन्होंने लैंड तो कर लिया है। बहुत लोगों का डाउट है कि चंद्रमा पर तो लोग रहते हैं, ऐसा हमने शास्त्रों में देख सुना है कि चंद्रलोक पर लोग रहते हैं, चंद्र देवता हैं और वहाँ पर एक पूरा लोक बसता है। तो वहाँ पर हमें ये लोग क्यों नहीं दिखे? वहाँ तो सब बिल्कुल वीराना बंजर है। तो ऐसा कैसे हो गया? इतनी कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो गई? क्योंकि इससे पहले इस्कॉन ये ऐसा मानता था, जो हम वीडियो में आगे देखेंगे, चंद्रमा और सूर्य दोनों प्लेनेट हैं और चंद्रमा सूर्य से भी काफ़ी आ गया है, तो उस पर इंसान कभी नहीं जा सकते। बट यहाँ पर ये उस चीज़ को ट्विस्टेड वे में बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहते हैं कि चंद्रयान 3 चांद पर तो पहुँच गया, बट वो चांद के डायमेंशन में नहीं पहुँचा। अब चांद का डायमेंशन क्या होता है ये आप उन्हीं से पूछिए। वो कहते हैं कि वो सिर्फ अर्थली डायमेंशन में ही पहुंचा है, वो चांद के डायमेंशन जो एक्चुअल दैवीय डायमेंशन है उसमें नहीं गया है। अगर वो दैवीय डायमेंशन में गया होता तो वहाँ पर उसे लोग दिखते, चंद्र देवता दिखते, वहाँ पर एक पूरा लोक बसा हुआ दिखता, जो ऐसा कुछ नहीं है। शायद फ्यूचर में हो जाए, वो ये वीडियो में क्लेम करते हैं बहुत ही फनीली। तो उनके हिसाब से हमने चंद्रयान 3 की जो सफलता है वो सिर्फ अर्थली डायमेंशन में की है, चंद्रमा के डायमेंशन में या चंद्रलोक के डायमेंशन में नहीं। और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि हम स्पेस में जहाँ भी जाते हैं सिर्फ अर्थली डायमेंशन में जाते हैं, मतलब अर्थ के डायमेंशन से हम बाहर नहीं निकल पाते। वॉयेजर 1 भी जो गया है सोलर सिस्टम के पार, वो सिर्फ अर्थली डायमेंशन में गया है, वो एक दैवीय डायमेंशन में नहीं गया, जो एक इमेजिनरी डायमेंशन है जिसको इसकॉन मानता है। व्हाट अ पीस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड BS सीडो साइंस। अब उसको जस्टिफाई करते हैं टाइम और स्पेस की रिलेटिविटी से, यानी सीडो साइंस का क्लेम दिया उसको आप एक्चुअल साइंस से जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये पैटर्न आप बहुत लोगों के साथ में देखेंगे कि एक बोगस क्लेम को आप एक्चुअल साइंस से जब आप ढक देते हैं तो वो बोगस क्लेम कई बार बोगस नहीं दिखता। एक डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन अलग अलग होता है। तो उससे वो इस वीडियो में आगे वो बात करते हैं कि जैसे ब्लैक होल होते हैं, यूनिवर्स का सबसे भारी ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी, असीमित ग्रेविटी ब्लैक होल के पास होती है, तो उससे उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो रिलेटिविटी को देवताओं से बताने लग जाते हैं। जो मौसम होते हैं 6 महीने के नहीं होते वैसे, बट जो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात देवताओं के लिए होता है, मतलब उनके लिए एक दिन और एक रात होता है हमारा पूरा साल। जो उनका पूरा एक आयु होती है, एज होती है पूरी, वो हमारा एक दिन है। That has nothing to do with time dilation or anything what he has been mentioning। तो जैसा मैंने कहा कि अपने एक सूडो साइंस क्लेम को ढक दिया गया सिंपल बेसिक साइंस की परत से, जो उन्होंने समझाया कि क्यों ऐसा होता है ब्लैक होल की वजह से। ब्लैक होल को समझाया, टाइम डायलेशन को समझाया, बेसिक चीज़ें जो 3-4 वर्ड सैलेड जिसको बोलते हैं, जंबल कर दिया और उसको बस अपनी बात को कह दिया, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो अब इनके सामने है एक डिलेमा कि क्या वो इस क्लेम को रिफ्यूट करें और एक देशद्रोही की तरह बात करें कि इंसान कभी चांद पर नहीं पहुँचे, जैसा प्रभुपाद ने बोला बहुत बार अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, जो हम वीडियो में आगे भी देखेंगे, या फिर उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाए तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त गुगली फेंकी कि अपना बात भी कह दी और स्यूडो साइंस भी बता दिया और अपनी बात को जस्टिफाई भी कर दिया कि जो हम गए हैं चंद्रयान 3 पर वो अर्थली डायमेंशन में गए हैं, मून डायमेंशन में नहीं गए हैं।
तो इस्कॉन की बात भी रह गई और इनकी बात भी रह गई। जीनियस। तो इससे आपको पता चला होगा कि इस्कॉन कितना साइंटिफिक है। तो अमोघ लीला जी जो बोल रहे हैं वो उन्होंने इस्कॉन की बुक से पढ़ा है, इस्कॉन की बुक से समझा है, ना कि किसी साइंस बुक से। और अनफॉर्चुनेटली वो, जैसे मैंने कहा, वो विशुद्ध रूप से कम्प्लीटली फॉल्स है। इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन में बहुत फ़र्क होता है। इग्नोरेंस को आप एक हद तक गलती मान सकते हो क्योंकि आप इग्नोरेंस को ज्ञान से फिल कर सकते हो, बट मिस इन्फॉर्मेशन मोस्टली डेलिबरेटली दी जाती है। और यहाँ पर जिस मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस की बात मैं कर रहा हूँ वो भी डेलिबरेटली किया गया है। क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। क्यों है ऐसी मजबूरी? क्योंकि उनको इस इस्कॉन के दायरे में रहकर ही बोलना होगा। पहले भी वो गड़बड़ कर चुके हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में गलत सलत बोलकर इस्कॉन ने ही उन्हें 1 महीने के लिए बैन किया था। तो अब वो दोबारा इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते। तो बेसिकली इस्कॉन साइंस से बेहद नफरत करता है क्योंकि उनका अलग, अपना खुद का एक अलग साइंस चलता है जिसके हिसाब से चंद्रमा और सूर्य दोनों ही प्लैनेट हैं और हम इंसान उसे क्रॉस नहीं कर सकते। 1969 में जब अपोलो मिशन ने फर्स्ट टाइम मून लैंडिंग की थी, तब उसके कुछ सालों बाद इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद ने ये बोला था, माई चैलेंज इज दैट मून इज बियॉन्ड द सन, फर्स्ट प्लैनेट इज सन एंड देन मून, सो इफ द सन इज 93 मिलियन माइल्स एंड मून इज अबव द सन 1.6 million miles, then how they can go to the moon planet in 4 days? It requires 7.5 months. That is my challenge. ये उन्होंने कहा था 1977 में। इसके बाद we have already discussed this point in many places. The sun is first, then the moon, then Mars, Jupiter and so on. And from the Srimad Bhagavatam we understand that the moon is 1.6 million miles above the sun. Therefore the distance between the earth and the moon would be about 95 million miles. So if a space capsule were traveling at a speed of 18,000 miles per hour, how could it reach the moon in 4 days? And at that speed going to the moon would take at least 7 months. तो शायद इस बारे में क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत लॉजिकल एम के व्यूअर्स को नहीं पड़ेगी क्योंकि ना सन एक प्लैनेट है और ना मून ही एक प्लैनेट है। और जो मून का डिस्टेंस बताया जा रहा है वो बहुत ही गलत है और इस बारे में हम अपने चैनल पर भी वीडियो बना चुके हैं कि कैसे इसे मून लैंडिंग होक्स को कैसे डिबंक बार बार किया गया। हमने 2 वीडियो बनाकर डिबंक किया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, स्यूडो साइंस है जो इस्कॉन अपने कोर में बिलीव करता है। इन तेजस्वी वचनों के बाद मैंने इनके और भी इंटरव्यूज़ देखे, टॉक्स देखे जिनमें इन्होंने और भी बहुत सारी बातें करी हैं साइंस के बारे में, जो आप खुद ही देख लीजिए। बोल के एजुकेशन में क्या पढ़ते हैं वो? बिग बैंग थ्योरी। दुनिया कैसे बनी? बम फूट के। उससे पूछ जिसने लिखी ना थ्योरी, कहता तेरा घर क्या बम फूट के बना? मज़े की बात यह है कि जो लोग बिग बैंग के बारे में बात करते हैं वो बिग बैंग को बिल्कुल भी नहीं जानते। मोस्ट लोग जब बिग बैंग टर्म सुनेंगे तो वो ये समझेंगे कि ये एक बहुत बड़ा धमाका है। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका। बट बिग बैंग वॉज नॉट एन एक्सप्लोजन। ये कन्वेंशनल सेंस में एक्सप्लोजन को बताता ही नहीं है, ये एक मिसनॉमर है। ये बताता है वो टाइम जहाँ से स्पेस, टाइम और मैटर का जन्म माना जाता है। तो जब ये यूनिवर्स बिग बैंग की शुरुआत से स्टार्ट हुआ तब इसका साइज़ एक पिन हेड यानी एक सुई की नोक जितना बड़ा माना जाता था। और ये माना जाता था, ये कोई बिलीफ नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। अब शायद ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं होगी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो इतना विशाल असीमित यूनिवर्स है जिसकी डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, वो एक टाइम पर एक सुई की नोक या पिन हेड जितना बड़ा कैसे हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली वही लोग किसी एक सुप्रीम लॉर्ड को या एक दैवीय शक्ति को बिना प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के सत्य मान लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उस बिलीफ में जीते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि बिग बैंग होने के यानी इस थ्योरी के पक्ष में बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। सबसे पहला है CMB रेडिएशन यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो 1960s में CMB को पहली बार डिटेक्ट किया गया था जो बिग बैंग का सबसे क्रेडिबल सबूत है। माइक्रोवेव रेडियो वेव्स होती हैं जिन्हें हम ऑब्वियसली देख नहीं सकते और ये फेंट यूनिफॉर्म रेडिएशन पूरे यूनिवर्स में, एंटायर यूनिवर्स में परमिएट करता रहता है और इसका एग्जिस्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक अर्ली यूनिवर्स के यानी बिग बैंग के समय के हमारे प्रेडिक्शन से बहुत ज्यादा मैच करता है। दूसरा क्रेडिबल एविडेंस है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स जिसका विजिबल प्रूफ है रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जाती जा रही हैं। इस फिनोमिनन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट
और ये कंसिस्टेंट है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से, जिसको बिग बैंग के पक्ष में बोला जाता है, जिसे हबल्स लॉ ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव्स, एज ऑफ ओल्डेस्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यूनिवर्स की एज और एक्सपेंशन, इन सब प्रूफ्स को एक साथ में या अलग अलग भी देखा जाए तो बिग बैंग थ्योरी का ये बहुत क्रेडिबल सबूत है। एडिशनली लाइट एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन और हीलियम वो पूरे यूनिवर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन का और बिग बैंग का बहुत तगड़ा सबूत है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड जिनेवा में पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में साइंटिस्ट यूनिवर्स के शुरुआती यानी बिग बैंग जैसी कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती यूनिवर्स वो समय है जब यूनिवर्स 1 सेकंड के खरबवें हिस्से जितना पुराना था। उस समय तक यूनिवर्स 200 मिलियन किलोमीटर तक फैल चुका था। तो जिस बम फूटकर हुए धमाके की बात अमोघ लीला जी कह रहे हैं, वो बताएं कि कितने बम फूटे इस धमाके में। तो इस मैथमेटिकल मॉडल को एक्सट्रापोलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि इससे पहले क्या हुआ होगा, यानी 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से पहले क्या हुआ होगा। बट अभी की हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम एक सीमा तक ही पीछे जा सकते हैं, जिसे कहा जाता है प्लैंक टाइम, जो होता है 5.39 इंटू 10⁻⁻44 सेकेंड्स। इससे छोटा टाइम स्केल हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से डिफाइन नहीं कर सकते। प्लैंक टाइम पर ही ये यूनिवर्स एक पिन हेड जितना बड़ा था। अब ये सारे क्रेडिबल प्रूफ बताते हैं कि ये यूनिवर्स किसी ने क्रिएट नहीं किया, ये यूनिवर्स इवॉल्व हुआ है हमारी ही तरह। जैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है वैसे ही इस यूनिवर्स का भी एवोल्यूशन हुआ है, अपने आप ये अरबों सालों में बना है। चलिए बढ़ते हैं अमोघ लीला जी के एक और तेजस्वी बोल की तरफ। मॉडर्न एजुकेशन इज ऑलवेज चेंजिंग। पहले बताया था ना, वो गलत था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मानो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारे कबूतर हैं। अब कबूतर को मुझे पता नहीं कौन सा कबूतर है। अच्छा, कबूतर निकालते हैं, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले होते हैं। काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, छुपाओ 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 छुपाओ, सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। काला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर, छुपाओ छुपाओ छुपाओ, काला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर निकल रहा है भाई। एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं। सफेद कबूतर, काला कबूतर, नीला कबूतर, नीला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, छुपाओ छुपाओ छुपाओ, काला कबूतर, काला कबूतर, नीला कबूतर, सफेद कबूतर। अरे यार, हरे कबूतर निकल रहे हैं। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ये एजुकेशन है? ये तो मजाक है। इज दिस एजुकेशन? एक्चुअली मॉडर्न साइंस भाई, एक्चुअली मॉडर्न साइंस में है क्या? मॉडर्न साइंस है एक ऐसा जाल जिसमें बड़े बड़े छेद हैं। अगर बड़े बड़े छेद वाला जाल हो, उसमें बड़ी मछली तो फंस जाएगी, छोटी मछलियां उसमें निकल जाती हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न साइंस है उसमें ग्रॉस चीजें पकड़ी जाती हैं, हाइड्रोजन ये वो, और न्यूक्लियर फ्यूजन, फलाना ढिमकाना, वो सब कर लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें वो निकल जाती हैं। सर एक्टिंग और कॉमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, ये तो मानना पड़ेगा, पर ये किसी धीर गंभीर मंक की बॉडी लैंग्वेज नहीं लगती है। बट स्टीरियोटाइप्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, यानी जिस स्टीरियोटाइप को उन्होंने तोड़ा, यानी एक रेयर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसे वो खुद ही अप्लाई करने से चूक गए और अनफॉर्चुनेटली स्यूडो साइंस पे स्यूडो साइंस झाड़ने लगे। तो जो इन भाई साहब ने बताया वैसे साइंस काम नहीं करता। शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि साइंस कैसे काम करता है। साइंस एक्सपेरिमेंटल डेटा यानी एविडेंस या ऑब्जर्वेशन से एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो पैटर्न जब वाइड स्प्रेड स्केल पर बार बार ट्रू होता है और जब उसका कोई मोस्ट लॉजिकल और क्रेडिबल मैकेनिज्म हम ढूंढ लेते हैं, तब हम उसे थ्योरी में प्रमोट कर देते हैं। इनफैक्ट किसी भी हाइपोथेसिस को बार बार स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसे फॉल्स प्रूव करने की ही भरपूर कोशिशें की जाती है, जिसे कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। अगर कोई हाइपोथेसिस फॉल्सिफेबल नहीं है, यानी उसे सच या झूठ प्रूव नहीं किया जा सकता, तो उसे साइंटिफिक नहीं माना जा सकता, उस पर सिर्फ विश्वास ही किया जा सकता है। तो जैसा मैंने बताया कि जब कोई हाइपोथेसिस भरकस कोशिशों के बाद भी फॉल्स साबित नहीं होता, तब उसे हम एक थ्योरी की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड थ्योरी बाय सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने जो थ्योरी दी वो मैसिव स्केल पर एकदम सत्य है आज भी, कि ग्रेविटेशन इज अ फोर्स बिटवीन मैसिव ऑब्जेक्ट्स, जैसे प्लैनेट्स के लिए एकदम सही है। फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, उसे फोर्स की तरह ना देखा जाए, बल्कि स्पेस टाइम का फैब्रिक में मैसिव ऑब्जेक्ट्स के डेंट की वजह से ग्रेविटी होती है। हैवियर द ऑब्जेक्ट, मोर डेंट इट विल हैव ऑन ग्रेविटेशनल फैब्रिक। तो दोनों ही बातें सत्य हैं, पर ग्रेविटी को आइंस्टाइन ने ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया। पर इसका अर्थ नहीं है कि न्यूटन की जो साइंस है, न्यूटन की जो फिजिक्स है, वो गलत प्रूव हो गई। न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रूल्स आज भी अप्लाई होते हैं, आज भी उसे हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और आज भी वो यूनिवर्सली ट्रू हैं। फिर आया क्वांटम मैकेनिक्स, जिन्होंने सब एटॉमिक स्केल पर चीज़ें कैसे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से अलग होती हैं, वहाँ पर ग्रेविटी काम करती है या नहीं, वो समझाया। वो भी बिल्कुल सत्य है। क्वांटम और मैक्रो स्केल ने हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो एक नई थ्योरी आने से पुरानी थ्योरी नेसेसरली गलत साबित नहीं हो जाती, बल्कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को कई ज़्यादा गुना बढ़ा देती है।
अब आते हैं इनके बयान पर। काला कबूतर, सफ़ेद कबूतर, नीला कबूतर एंड सो ऑन। इसे एक्सप्लेन किया जाता है ब्लैक स्वान हाइपोथेसिस या ब्लैक स्वान पैराडॉक्स से। पहले मोस्टली माना जाता था कि सैकड़ों सालों से हंस सफ़ेद ही होते हैं और किसी रंग के नहीं, पर एक दिन किसी ने ब्लैक स्वान आइडेंटिफाई किया तो वो था रेयर अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इसे हमारा हाइपोथेसिस कि स्वान वाइट ही होते हैं वो फॉल्स हो गया और हमें उसे अपडेट करना पड़ा कि स्वान काले भी हो सकते हैं। तो एक स्टैटिस्टिकल पैराडॉक्स है जिसे नसीम निकोलस टलेब, जो एक मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया। और ये सिर्फ साइंस में नहीं, आप हर कहीं देख सकते हैं इस फिनोमेनन को। ब्लैक स्वान इवेंट्स एक्सट्रीमली रेयर और एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल 9/11 का टेररिस्ट अटैक, कोविड-19 पेंडेमिक और इंटरनेट का राइज। तो इन सारे इवेंट्स ने सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर और पूरी दुनिया पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाला और ये सारे इवेंट्स रेयर और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स थे जिन्हें हमारे कन्वेंशनल मॉडल से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सका था। और ऐसे ही साइंस काम करता है। बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे थ्योरीज, हाइपोथेसिस, पैराडॉक्सेस, और जितने ज़्यादा नए थ्योरीज और पैराडॉक्सेस आते रहते हैं वो हमारी साइंस की अंडरस्टैंडिंग को और कहीं ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए है। मान लीजिए अगर न्यूटन की डिस्कवरी के बाद साइंस की किताबों को बंद कर दिया जाता कि अब आगे साइंस में कोई डेवलपमेंट नहीं होंगे, हमने जो सीखना था सीख लिया, अब और कोई इवॉल्व और कोई अपडेशन नहीं होगा, रिवाइज्ड एडिशन जो बात कर रहे हैं अमोघ लीला जी, वो नहीं होगा, अब ये फाइनल सत्य हो गया है, इसके अलावा अब हमें और कुछ नहीं सीखना है इस बारे में। तो क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी रिलेटिविटी को जान पाते? ना ही आज हम स्पेस ट्रेवल कर रहे होते, ना सैटेलाइट चल रहे होते और ना ही जीपीएस, जो आप जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाते हैं और जो जीपीएस के सैटेलाइट से आपके घर पर सही पहुंच जाता है, वो कैसे पहुंचता? तो आज आप आइंस्टाइन को थैंक यू बोल देना जिन्होंने हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सिद्धांत रिलेटिविटी दिया। तो अगर अमोघ सर जैसे लोग साइंस के करता धरता होते तो हमारा डेवलपमेंट गुफाओं से और आग जलाने तक ही सीमित हो जाता, क्योंकि वो कहते घर तो मिल गया है, आग भी जल रही है, खाना भी पकाने का साधन हो गया है, तो अब आगे साइंस का डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है? बस उसको वहीं बंद कर दो, कोई रिवाइज्ड एडिशन मत लाओ कि अब हमें कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर उसको समाप्त कर दो। सत्य है, ट्रू है साइंस। अब इस बात में कोई भी लॉजिक है? तो आप अगर समझ जाओगे कि साइंस कैसे काम करता है तो आप इन जैसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। और रिस्पेक्टेड अमोघ लीला सर, लोग कहते हैं कि आप बहुत लर्नेड हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं बाय अ वेरी 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 फेंट चांस, तो साइंस के बारे में बात करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इससे आप साइंस के लिए मिस इन्फॉर्मेशन ही फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं। आप भक्ति के बारे में बात कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कीजिए, बहुत सारी बातें आपको, जो एक्सपर्ट हैं आप जिस चीज़ के, उसके बारे में बात कीजिए। आप बहुत रिस्पेक्टेड हैं इस फील्ड में। जिस भी चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, कृपा करके उस बारे में बात प्लीज़ मत कीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम कोई संत या महात्मा स्यूडो साइंस के नाम पर आपको बहकाने की, गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करे तो उससे सवाल कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उसका सबूत क्या है, क्रेडिबल सबूत क्या है, साइंटिफिक सबूत क्या है, और तभी उस पर मानिए। अंधविश्वास किसी भी चीज़ पर मत कीजिए। पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा बुरा लिखिएगा। और इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या हमें रिलीजन और साइंस को मिक्स करना चाहिए या नहीं।